पाकिस्तान में गुज़श्ता एक महीने में ऐसे इक़दामात हुए हैं जिनका असर आइंदा आने वाले चंद सालों में नज़र आएगा। एक तरफ फ़ौजी ताकत में गैर मामूली इजाफ़ा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वक्फे से दौराए अमेरिका, आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील जिसने दिफाई मंजरनामे को बदल कर रख दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ एक लैंडमार्क तजारती मुआहदा जो मईशत के लिए सुनहरी मौका या मुमकिन ख़तरा भी बन सकता है। शुमाली वज़ीरिस्तान और बाजोड़ की धरती पर एक हसास ऑपरेशन सरबकफ जहां आम इंसान और अस्करियत पसंदी की कशमकश एक साथ जारी है और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में सदारत, एक ऐसा लम्हा जिसने आलमी ताकतों की नज़रें पाकिस्तान की तरफ मरकूज़ कर दी हैं। ये वाक़यात सिर्फ ख़बरें नहीं हैं, ये हमारी कौम के मुस्तक़बिल की सिमत का तयन कर सकते हैं। हमारी दिफा, मईशत, सियासत और आलमी ताल्लुकात पर कैसे असर डालेंगे, आज हम खोल कर देखेंगे इन तमाम फ़ैसलों को, इनके राज और नताइज, और जानेंगे कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और कहाँ तक जा सकता है। कैसे हैं माय क्यूरियस फेलोज़, मैं हूं मोअज़्ज़म अलवी और आप देख रहे हैं मोअज़्ज़म इनसाइट। अगस्त 2025 में जनरल आसिम मुनीर ने तकरीबन 1.5 महीने में दूसरी बार अमेरिका का दौरा किया है। यह सिर्फ एक सिंबॉलिक विज़िट नहीं है, बल्कि स्टेट, पेंटागन डिपार्टमेंट और दीगर आली सतह हुकाम से मुलाकातें हुई हैं। यह दौरा एक ऐसे वक्त पर हुआ है जब पाकिस्तान एक तरफ अमरीकी तजारती डील में मसरूफ़ है और दूसरी तरफ बाजोड़ में और शुमाली वज़ीरिस्तान में सख्त ऑपरेशन जारी है। यानी वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का सेंटर महवर बन गए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने एक डायस्पोरा इवेंट में भारत को सख्त वार्निंग दी है, हत्ता कि न्यूक्लियर डिटरेंस का हवाला भी दिया। भारतीय मीडिया ने इसे लफ्जी जारियत या फ़ौजी कार्रवाई की धमकी कहा है और इस पर फौरी और सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक वो कंट्रोवर्शियल लाइन ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट में मौजूद नहीं है और ख़बर रसा इदारे इस दावे की आज़ादाना तहकीक भी नहीं कर सके। हमें फ़र्क करना होगा कि क्या कहा गया और क्या रिपोर्ट किया गया। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को बयानबाजी में एहतियात करनी चाहिए और ये अप्रोच खित्ते में स्टेबिलिटी के लिए ख़तरा है। अमरीकी हुकाम ने खुले अल्फाज में कहा है कि वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ कमिटेड हैं, यानी क्लासिक बैलेंसिंग एक्ट। अमेरिका एक तरफ पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर भी देख रहा है। यही वो डिप्लोमेसी है जिसमें पाकिस्तान को अपनी जगह मजबूती से बनानी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनरल आसिम मुनीर का सख्त लहजा डिटरमेंस है या डी एस्केलेशन। हिस्ट्री बताती है कि पाकिस्तान अक्सर ऐसे मौके पर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देता है ताकि दाखिली मोरल और आलमी इंटेंशन दोनों हासिल की जा सके। लेकिन साथ साथ एक ख़तरा ये भी है कि अगर ये बयानबाजी यूं ही मुसलसल बढ़ती रही तो खित्ते में मिसकैलकुलेशन का ख़तरा पैदा हो सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी का एंगल भी बहुत हसास है। अगर पाकिस्तान और भारत इस इशू को वेपनाइज करते हैं तो ये सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि फूड और एनर्जी क्राइसिस को भी बढ़ा सकता है। अब देखना यह है कि क्या इंडस वाटर ट्रीटी की टेक्निकल मीटिंग्स दोबारा शुरू होंगी और क्या पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को सिर्फ डिटरनेंस की हद तक महदूद रखेगा या इसे डिप्लोमेटिक नैरेटिव में बदलने की कोशिश करेगा। ये वो सवालात हैं जो अगले चंद हफ्तों में हमें क्लियर पिक्चर देंगे। जनरल आसिम मुनीर के बयानात एक ताकतवर सिग्नल हैं, लेकिन इनके साथ एक ख़तरा भी जुड़ा हुआ है। डिप्लोमेसी को मिलिट्री बयानबाजी पर गालिब आना होगा। इस वक्त ये एक नैरेटिव की जंग है जो पूरे ज़ोर शोर से जारी है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। 1970s और 80s में पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी था, सीटो और सेंटो का रुकन और अगवान जहाद का शराकतदार। फिर प्री-सेलर तरमीम हुई। प्री-सेलर तरमीम एक अमेरिकी कानून था जो 1985 में नाफिज किया गया था। इस तरमीम ने अमेरिकी सदर को पाबंद किया कि वो हर साल इस बात की तस्दीक करे कि पाकिस्तान जोरी हथियार तैयार नहीं कर रहा, इससे पहले वो पाकिस्तान को कोई भी इमदाद फराहम करे। इस तरमीम का नाम सेनेटर लैरी प्री-सेलर के नाम पर रखा गया था। 1990 में सदर जॉर्ज
HW बुश ने इस बात की तस्दीक करने से इनकार कर दिया कि पाकिस्तान जोरी हथियार नहीं बना रहा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की अमरीकी इमदाद मुअत्तल हो गई और फिर एटमी प्रोग्राम पर भी पाबंदियां लग गईं। 2001 के बाद पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का शराकतदार रहा, लेकिन साथ ही ड्रोन हमलों का एक ना थमने वाला सिलसिला और दहशतगर्दी की एक लहर, जिसकी वजह से पाकिस्तान का अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अब 2025 में पाकिस्तान एक माशी बहरान से निकलने की कोशिश में है और अमेरिका अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशन बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान को खित्ते में माशी तौर पर मुस्तहकम देखना चाहता है। ख़ास तौर पर चीन के बढ़ते हुए असर रसूख के तनाज़र में मौजूदा प्लान और माहिदों के मुताबिक अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान में तवानाई के नए शोबों में सरमायाकारी करेंगी, ख़ास तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी और गैस में। इससे FDI में इजाफा मुतवक्की है। टैरिफ में कमी तो की गई है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 से 20% तक कमी का इंदिया है, मगर कन्फर्म नहीं, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट टेक्सटाइल, IT सर्विसेज, माइनिंग सेक्टर में ज़्यादा आसानी से दाखिल हो सकता है। पाकिस्तान की IT सर्विसेज अमेरिका में ज़्यादा मार्केट एक्सेस कर सकती हैं। साथ ही साथ क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और फिनटेक के शोबों में मुश्तरका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर भी बात हुई है। बलूचिस्तान और शुमाली इलाक़ात में माइनिंग प्रोजेक्ट्स में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट की खबरें भी हैं। ये एक हसास पहलू है क्योंकि इसमें सोवरेनिटी और रिसोर्सेज कंट्रोल का सवाल उठेगा। इस तनाज़र में पाकिस्तान को जो मुमकिन फ़ायदे हो सकते हैं, इनमें FDI में इजाफ़ा होगा, माशी इस्तेहकाम आएगा और रोज़गार में इजाफ़ा होगा, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल और IT सेक्टर में। इसके अलावा क्रिप्टो, फिनटेक और तवानाई के शोबे में ताउन और जदीद टेक्नोलॉजीज़ का ट्रांसफ़र होगा। पाकिस्तान को आलमी मार्केट तक रसाई मिलेगी, लेकिन अगर टैरिफ कम रहा तो पाकिस्तान की अशिया अमेरिकी मार्केट में ज़्यादा सबकत ले जा सकती हैं। इस सारी सूरत हाल में अमेरिका को जो मुमकिन फ़ायदे पहुँचेंगे, इस वजह से खित्ते में अमेरिका का असर व रसूख मज़ीद बढ़ेगा। चीन के रोड एंड बेल्ट और CPEC के मुकाबले में अमेरिका की पाकिस्तान में माशी मौजूदगी है। अमेरिका इसे अपनी मर्जी से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकता है ताकि पाकिस्तान की मदनियात जैसे कि रेयर अर्थ मिनरल्स, कॉपर और गोल्ड जैसे वसाइल पर बराह रास्त कंट्रोल होगा। अमेरिकी कंपनियों के लिए पाकिस्तानी मार्केट में एक्सेस ज़्यादा बेहतर और आसान हो सकेगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में खित्ते में बतौर अमेरिकी स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाइना, भारत, ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच तवाज़ुन कायम रखना ज़रूरी है। इस सारी सूरत हाल में कई ख़दशात और सवालात जन्म लेते हैं कि क्या ये मुआहिदा सिर्फ़ अमेरिकी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देगा या पाकिस्तान को भी कोई हकीकी फ़ायदा होगा। क्या पाकिस्तान अपनी पॉलिसी में तसलसल ला सकेगा, क्योंकि अक्सर ऐसे मुआहिदे हुकूमत बदलने के बाद कमज़ोर या ख़त्म हो जाते हैं। क्या पाकिस्तान के मादनी वसाइल पर गैर मुल्की कंपनियों को ज़्यादा कंट्रोल दिया जाएगा, जो पाकिस्तान के लिए ख़तरा हो सकता है। और सबसे अहम कि क्या ये डील IMF और दीगर इदारों के दबाव के तहत की जा रही है, क्योंकि माजी में ऐसे कई मुआहिदे हुए जो इब्तदाई तौर पर बहुत पुरकशिश लगे मगर अमली तौर पर नाकाम हुए। मसलन रेकोडिक कानकुनी का मुआहिदा, IPP पावर प्लांट्स। ये डील तभी कामयाब होगी अगर इसे शफाफ रखा जाएगा और मकामी स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें शामिल रेगुलेटरी रुकावटें कम की जाएंगी और तवीलुल मुद्दती पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। ये मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी मौका है, लेकिन ख़तरात भी इतने ही बड़े हैं क्योंकि अमेरिका अपने जियोपॉलिटिकल मफादात के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये एक हकीकत है। मगर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस बार अपने कौमी मफाद के मुताबिक डील को डिज़ाइन कर पाएगा या फिर ये माजी के मंसूबों की तरह महज एक खोखला वादा रह जाएगा। पाकिस्तान ने 14 अगस्त 2025 को आर्मी रॉकेट कमांड फोर्स ARFC के क़याम का ऐलान किया, जो मुल्क की रवायती मिज़ाइल और रॉकेट सलाहियतों को एक बड़ी कमांड के तहत मुनज़्ज़म करने के लिए तश्कील दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान इसका ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह फ़ोर्स जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होगी और दुश्मन को हर सिमत से निशाना बनाने की सलाहियत रखेगी। ये इक़दाम भारत और पाकिस्तान के दरमियान मई 2025 में होने वाली शदीद कशीदगी के बाद सामने आया है,
जिसमें दोनों ममालिक ने बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और जंगी हथियारों का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान के लिए ये एक संगीन फौजी चैलेंज था, जिसके नतीजे में दिफाई बजट में 20% इजाफा किया गया और स्ट्राइक फोर्सेस की तैयारी पर जोर दिया गया। ARFC की सलाहियत को बुनियादी तौर पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स के तर्ज पर तश्कील दिया गया है, जिसका मकसद मुल्क की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल फोर्सेस को एक कमांड के तहत लाना है। यह फोर्स रवायती जंगों में मिसाइलों की तैनाती और मुमकिन इस्तेमाल की निगरानी करेगी। इसका मुस्बत पहलू यह है कि एक मरबूत हिकमत अमली बनेगी। मिसाइल फोर्सेस को एक मरकजी कमांड के तहत लाने से फैसला साजी में तेज़ी आएगी और हिकमत अमली में हम आंगी बढ़ेगी। ये इकदाम पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को मज़ीद मुस्तहकम करेगा और ख़ित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने में मददगार साबित होगा। लेकिन इसका मनफी पहलू यह है कि ख़ित्ते में हथियारों की दौड़ शुरू हो जाएगी और भारत दिफाई तैयारियों में मज़ीद इजाफ़ा करेगा। फ़ोर्स की साख्त, तादाद और वसाइल के बारे में तफसीलात अवाम के सामने नहीं पेश की गई, जिससे शफाफियत की कमी महसूस होती है। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का क़याम पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली में एक अहम कदम है, जो रवायती जंगों में मिसाइल की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए उठाया गया है। 29 जुलाई 2025 को खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में फ़ौज ने ऑपरेशन सरबकफ का आगाज़ किया। इब्तदाई दिनों में हुकूमत ने कर्फ्यू नाफिज किया, जिरके के ज़रिए मुज़ाकरात की पेशकश की, जो कि नाकाम रही, जिसके बाद कार्रवाई दोबारा शुरू हो गई। इस वक्त सबसे बड़ा मसला मकामी आबादी का बेघर होना और नकलो हरकत पर पाबंदी है। एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख के करीब अफराद अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर पुरानी वीडियोज़ और झूठी खबरें बाजोड़ ऑपरेशन के नाम से वायरल की जा रही हैं, जिससे सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो गई है। बाजोड़ कबायली इलाके की हैसियत से हमेशा अस्करियत पसंदों के लिए मरकज़ रहा है, ख़ुसूसन इसकी सरहदी पोजीशन की वजह से। माजी में यहाँ कई बड़े ऑपरेशंस हुए। ऑपरेशन अल-मेज़ान, जो कि 2002 से लेकर 2006 तक जारी रहा, जिसमें इब्तदाई फ़ौजी कार्रवाइयाँ जिनका मकसद अल-कायदा और अफ़गान तालिबान को बाजोड़ और दीगर एजेंसियों से निकालना था। ये कार्रवाइयाँ महदूद कामयाबियों के बावजूद मुकम्मल तौर पर दहशत गर्दों को ख़त्म ना कर सकी। फिर ऑपरेशन शेर दिल, जो कि 2008 में लॉन्च किया गया। बाजोड़ में एक बड़ा ऑपरेशन, जिसे बाजोड़ का फैसला कुन ऑपरेशन कहा गया। हज़ारों ख़ानदान बेघर हुए। फ़ौज ने दावा किया कि अस्करियत पसंदों का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया है, मगर चंद सालों बाद शिद्दत पसंद दोबारा फ़ाल हो गए, जिससे ज़ाहिर हुआ कि कामयाबी आर्जी थी। इसके बाद ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म, जो कि 2014 में लॉन्च किया गया, जिसमें शुमाली वज़ीरिस्तान के साथ साथ बाजोड़ में भी असरात मुरतब हुए। दहशतगर्द नेटवर्क्स को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन वो अफ़गानिस्तान मुंतकिल होकर दोबारा फ़ाल हो गए। इसके बाद ऑपरेशन रद्दुल फसाद 2017 में लॉन्च किया गया, जिसका मकसद पूरे मुल्क में दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को तोड़ना था। बाजोड़ में भी छोटे छोटे टारगेटेड ऑपरेशन हुए, लेकिन सवाल ये है कि बार बार ऑपरेशंस क्यों किए जाते हैं। इसकी वजह बुनियादी तौर पर बाजोड़ की सरहदी लोकेशन है। बाजोड़ अफ़गानिस्तान के कुन्नड़ सूबे के साथ लिंक करता है, जो कि शिद्दत पसंदों को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका देती है। हर बड़े ऑपरेशन के बाद जब फ़ौज इलाका क्लियर करके निकलती है, तो दहशतगर्द दोबारा वापस आ जाते हैं। मकामी सतह पर मुस्तकिल गवर्नेंस, तरक्की और रोज़गार की कमी अस्करियत पसंदों के लिए माहौल साजगार बनाती है। सरहद पार से तहरीक तालिबान, TTP और दीगर ग्रोहों की मुसलसल आमदोरफ्त भी एक मसला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस बार मतलूबा नताइज हासिल कर सकेंगे। अगर ऑपरेशन सरबकफ महज फ़ौजी ऑपरेशन तक महदूद रहा, तो इसके नताइज भी माजी जैसे ही हो सकते हैं। आर्जी सकून मगर मुस्तकिल अमन नहीं। इसके लिए हमें मुकम्मल और मुनज़्ज़म हिकमत अमली दरकार है। मकामी सतह पर तरक्याती मंसूबे, बेघर अफराद की बहाली, बॉर्डर्स मैनेजमेंट सख्त करना और कबायली अवाम को रियासती धारे में शामिल करना। बार बार ऑपरेशन इस बात का सबूत हैं कि हमने इंसदाद दहशत गर्दी को सिर्फ फ़ौजी नज़र से ही देखा है, मगर सियासी व समाजी बुनियादों पर मसले को हल नहीं किया गया।
फौजी कामयाबियाँ वक्ती तौर पर दहशतगर्दों को कमज़ोर करती हैं, लेकिन देरपा अमन तभी मुमकिन है जब मकामी आबादी रियासत पर एतमाद करे। ऑपरेशन सरबकफ को इस तनाज़ुर में देखना ज़रूरी है कि क्या ये हकीकी अमन कायम करेगा या ये महज एक और आर्जी हल होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल दुनिया के आम तरीन फोरम्स में से एक है, जहाँ आलमी अमन, तनाज़ात और सिक्योरिटी फोर्सेस के मसाइल पर फैसला साजी की जाती है। हर रुकन ममालिक को एक मखसूस मुद्दत के लिए सदारत दी जाती है, जिसका दुरानिया आम तौर पर 1 माह होता है। जुलाई 2025 में पाकिस्तान ने ये सदारत संभाली। इस मौके पर इसे न सिर्फ एक सरकारी प्रोटोकॉल ओहदा बल्कि सफारती असर व रसूख बढ़ाने का मौका भी समझा गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस सूरत हाल में क्या कार्रवाइयाँ और इक़दाम कर सकता है। पाकिस्तान ने इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए आलमी सतह पर तनाज़ात के हल में पुरअमन और सफारती तरीक़ों पर ज़ोर दिया है। ये ख़ास तौर पर उस वक़्त अहम था जब ख़ित्ते में मुतअद्दिद तनाज़ात जारी थे, जैसे पाकिस्तान भारत कशीदगी, अफ़गानिस्तान में अमन की कोशिशें और थाईलैंड कंबोडिया जंग, जो कि इस वक़्त तक रुक चुकी है। एक ब्रीफिंग और सदारती बयान के ज़रिए पाकिस्तान ने इस्लामी ताउन तंजीम OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताल्लुक़ को मजबूत करने की कोशिश की। इसका मकसद मुस्लिम ममालिक के मफादात आलमी सतह पर उजागर करना और मुश्तरका मौक़िफ़ पैदा करना था। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। ये कदम पाकिस्तान के आलमी सिक्योरिटी पर पार्टनरशिप के मौक़िफ़ को मजबूत करने के लिए अहम था। बाज़ ममालिक ने पाकिस्तान का कश्मीर के बारे में मौक़िफ़ पर अपना रद्द-ए-अमल भी दिया, लेकिन इजलास के रिकॉर्ड में ये मौज़ूआती और सफारती अंदाज में दर्ज हुआ। क्योंकि सदारत सिर्फ 1 माह के लिए होती है, इसलिए सवाल पैदा होता है कि आया ये वक्ती कामयाबी थी या पाकिस्तान ने इस मौके को तवील मुद्दती सफारती असर व रसूख में बदल दिया। पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी के बुनियादी नकात जैसे अमन कायम रखना, तनाज़ात को सफारतकारी के ज़रिए हल करना और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ताउन उजागर किए, लेकिन अमली नताइज की पैमाइश मुस्तक़बिल में होगी। इस सदारत का मुस्बत पहलू ये है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर हुआ, मुस्लिम ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताउन बढ़ाने का मौका मिला, ख़ित्ते में सफारती हिकमत अमली और अमन की कोशिशों की नुमाइंदगी हुई। लेकिन इसका मनफी पहलू ये भी है कि आलमी प्लेटफार्म पर असर महदूद भी हो सकता है, जब तक अमली इक़दामात और मुस्तकिल पॉलिसी ना हो। सदारत की महदूद मुद्दत के बाइस ये वक्त ज़्यादा सफारती कामयाबी में तब्दील नहीं हो सकता। महज आलमी ताकतें पाकिस्तान के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ दबाव डाल सकती हैं, जिसके लिए मौसर सफारतकारी की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन पाकिस्तान की UN सिक्योरिटी कौंसिल की सदारत एक अहम सफारती मौका था, जिससे आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करने में मदद मिली। ताहम मुस्तक़बिल और देरपा असरात पैदा करने के लिए सफारती हिकमत अमली, ख़ित्ते में अमन, इक़दामात और आलमी शराकतदारी पर मुसलसल काम करना होगा। पाकिस्तान के हालिया इक़दामात, चाहे वो फ़ौजी हों या सफारती, माशी हों या इलाक़ाई, महज वक्ती ख़बरें नहीं बल्कि मुस्तक़बिल की सिमत के लिए एक संग मील है। रॉकेट आर्मी फोर्स कमांड की तश्कील से दिफाई ताउन मजबूत हुआ। जनरल आसिम मुनीर के अमरीकी दौरों ने आलमी ताल्लुकात में पाकिस्तान की हैसियत को उजागर किया। तिजारती डील मुमकिना तौर पर मईशत में एक नया हौसला भर सकती है और ऑपरेशन सरबकफ ने दाखिली सलामती के चैलेंजेस की शिद्दत को वाज़ेह किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में सदारत ने पाकिस्तान को आलमी फोरम्स पर आवाज़ बुलंद करने का मौका दिया है, मगर ये सब तभी मायने रखता है जब मुल्की पॉलिसियों में तसलसल, शफ़ाफ़ियत और कौमी मफाद को तरजीह दी जाए। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान को चाहिए कि वो सिर्फ बयानात और यकवक्ती इक़दामात तक महदूद ना रहे, बल्कि दिफा, मईशत, इलाक़ाई ताल्लुकात और दाखिली इस्तेहकाम के दरमियान एक मरबूत और हिकमत अमली पर मबनी तवाज़ुन कायम करे। यही वो लम्हा है जब कौमी बसीरत, सिफारती महारत और अस्करी हिकमत अमली एक साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए हकीकी असर व रसूख और पायदार तरक्की का रास्ता खोल सकती है, अगर ये कदम सही सिमत में उठाए गए।
तो अगले चंद साल पाकिस्तान के लिए न सिर्फ दिफाई और इक़्तिसादी खुद मुख्तारी बल्कि ख़ित्ते में मुस्बत और मुस्तहकम किरदार के नए दरवाज़े खोल सकते हैं।